प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो। आज हम लोग बात करेंगे आपदा प्रबंधन, जो आपके परीक्षा में कम से कम 10 अंक का तो जरूर रहेगा। और ये आपदा प्रबंधन कुछ होता नहीं है। जो आकस्मिक घटना घट जाती है, जो आकस्मिक घटना घट जाती है तो वो हम लोग जो है उसी को आपदा में रखते हैं। जैसे कभी जान माल की क्षति हो गई, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुनामी आ गया। मतलब आप इतना समझिए, जो प्राकृतिक से संबंधित कोई घटना हो जाए या फिर कहीं बम विस्फोट हो जाए ना, कहीं कोई बम फोड़ दे, तो इस प्रकार की जो आपको घटना दिखाई देती है वही आपदा होता है। और उस आपदा को निपटारा कैसे जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसी को प्रबंधन कहा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपदा जो आपका भूगोल में जो दिया हुआ है आपके सबसे लास्ट में, वो आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर है उस सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। आपको प्रश्न उत्तर और उसका ऑब्जेक्टिव सारा चीज हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कैसे बनाना है, देखिएगा ध्यान से। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा इसलिए नहीं। जो देखिए, अब आपदा जो दो प्रकार का होता है, एक मानव जनित आपदा होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है तो भागना नहीं है। देखिए, मानव जनित आपदा एक होता है मानव जनित और एक होता है प्राकृतिक आपदा। तो जो भगवान द्वारा घटित होता है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो जो ऐसा लगे आपको कि प्राकृतिक द्वारा घटित है घटना, तो उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है ना। और जो मानव, कहीं आग लगा दिया मानव, कहीं कहीं बम फोड़ दिया ना, किसी का घर गिरा दिया, तो इस प्रकार की जो आपदा होती है तो मानव जनित आपदा होती है। तो मतलब याद रखिएगा, जो मानव द्वारा घटता है घटना उसको मानवीय आपदा कहते हैं, और जो प्राकृतिक द्वारा घटता है उसे जो प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन मानवजित आपदा है। मानव जनित का मतलब होता है जो मानव ने कहा है, किया है। तो सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वह मानव करता है, तो यह मानव जनित आपदा हो जाएगा। आतंकवाद जो बम फोड़ने वाला है, महामारी, ये मतलब क्या होगा, इसका जो उत्तर दिया है किताब में उपयुक्त सभी होगा। लेकिन ध्यान में रखना ये है कि जब जब आपसे कहे कि प्राकृतिक आपदा, तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे, कि जो भगवान द्वारा घटित हो, प्राकृतिक द्वारा घटित हो, जो जिसका कोई नहीं हो, ठीक ना। तो आप समझ रहे हो ना। तो अब जो है, अब मानव जनित भी समझ लीजिए। मानव जनित का मतलब होता है कि जो मानव ने, जिस जब मानव द्वारा घटना घटे, कोई परमाणु बम फोड़ दे, कोई बम फोड़ दे, किसी घर गिरा दे, कोई जला दे, ठीक है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है वह समुद्र में भूकंप आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में जब भूकंप आ जाता है तो सुनामी कहते हैं कि सुनामी आ गया है, ठीक है। और धरती पर भूकंप आता है, ठीक ना, धरती कंपन करती है, उसको भूकंप कहते हैं। और वही काम समुद्र में होता है, तो समुद्र में भूकंप आना मतलब क्या, वह सुनामी आना, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आपदा से आप क्या समझते हैं, मतलब आपदा क्या होता है। देखिएगा, मानव गलतियों के कारण आपदा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक आपदा तो होता ही है, लेकिन कहता है कि मानव गलतियों के कारण घटित होने वाली घटना या प्राकृति में, माने प्राकृतिक द्वारा घटित होने वाली घटना क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। जो मानव की गलतियों द्वारा कोई घटना घट जाए या चाहे कोई प्राकृतिक द्वारा घटना घट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आपदा, ठीक है ना। और इसके आने या होने से जान माल की बड़ी हानि होती है, और बाढ़, सूखा, सुनामी, दंगा, ये सब जो है ये सभी आपदा के उदाहरण है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। आपदा दो प्रकार का होता है, मानव जनित और प्राकृतिक आपदा। आपको लगे कि मानव की गलती से, तो मानवीय आपदा में चला जाएगा, और आपको लगे कि ये जो प्राकृतिक आपदा है तो भगवान के खाता में चला जाएगा। आप समझ रहे हो ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या। अगला आपको ये समझा दिया है कि आपदा दो प्रकार का होता है। आपदा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, ठीक है ना। मानव जनित आपदा को ही कृत्रिम आपदा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आखिर आपदा तो समझ गए, अब आपदा प्रबंधन को कैसे जो है रखा बचाया जाए, और आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो अगला हम लोग करने वाले हैं, आपदा जो है ये क्या होता है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसको ध्यान से देखेंगे हम कि आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। देखिएगा, हम जानते हैं कि आपदा के आने से अत्यधिक जान माल की हानि होती है, और इन सभी हानि से बचने के लिए हमें आपदा का प्रबंधन करना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब है कि जब जब आपदा आता है तो विपत्ति लाता है। जब विपत्ति लाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो रखना पड़ेगा ना जी, कि अगर आता है तो क्या होगा। तो वही कह रहा है कि और इन सभी हानि से बचने के लिए
इन सभी हानि से बचने के लिए आपदा प्रबंधन करना जरूरी है। आपदा प्रबंधन में अनेक कार्य किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन में बहुत सारा कार्य होता है, जैसे बाढ़ग्रस्त वाले इलाकों में रहने वाले लोग, जैसे दियर क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था लगाई जाती है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे बाढ़ग्रस्त वाले लोग जो होते हैं, उनके इलाके में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है और भूकंप रोधी घरों का भी निर्माण करवा दिया जाता है। तो यही होता है, आपको जो है क्या होता है जी, यही होता है कि हम लोग आपदा से प्रबंधन कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला जो है, आप अगले इकाई में आ गए हैं, बाढ़ और सुखाड़ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बाढ़ कुछ होता नहीं है, वही पानी, अगर आपको लगे कि बाढ़ की जल स्तर बढ़ गया है, तो जब नदी का पानी स्तर बढ़ जाता है तो वही गांव में चला आता है, तो बाढ़ वही है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहे कि नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या होती है। तो जल की अधिकता, यानी कि वर्षा की जब अधिकता हो जाती है, जब वर्षा हो जाता है और नदी तालाब में उसका जो है पानी का लेवल बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, अगला जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार, ठीक है ना, उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि एक बार कोसी नदी आ गई थी बेचारी, बिहार को जो है ठीक ठाक क्या कर दी थी, जलमग्न कर दी थी, इसीलिए उसको कोसी को जी शोक कहते हैं। बाढ़ प्राकृतिक क्या है जी, बाढ़ जो होता है ना वो प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो धीरे धीरे आती है, एक बार सूखा नहीं आता है। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन होता है। तो वर्षा की जब कमी हो जाएगी, जब वर्षा नहीं होगा तो सूखा तो होगा ना जी, तो लिखिएगा कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन है। तो वर्षा की कमी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा, सूखे से बचाव के लिए क्या करना होगा। सूखे से बचने के लिए जो है वर्षा जल संग्रह करना होगा, जो राजस्थान इलाके में किया जाता है, जहाँ पर पानी की भारी मात्रा में कमी होती है। तो वर्षा जल संग्रह कैसे होता है, जैसे जब बारिश होता है ना तो छत पर ही पानी को रोक लिया जाता है। रोक मतलब चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया जाता है, उसी का पानी जो है स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है ना, वही होता है वर्षा जल संग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और कहता है क्वेश्चन की बाढ़ कैसे आती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बाढ़ कैसे आती है। तो देखिएगा, बाढ़ जब अधिक वर्षा होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ने का कारण ही बाढ़ आता है। जब अधिक वर्षा होगा तो नदी का जो जल स्तर है, जो मेरी हम लोग बोलते हैं ना जी, क्यारी, आरी आरी क्यारी, जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री का लेवल ऊपर होने लगता है। तो जब ऊपर होगा तो पानी नीचे आएगा, और जब पानी नीचे आएगा तो वही बाढ़ बन जाता है। जब नदी नाला, देखिएगा क्या लिखा गया है, जब नदी नाला और तथा ये सब, जब नदी नाला की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि जब नदी नाला का पानी क्या होता है, बढ़ जाता है, उसके किनारे जो है बांध का होते हैं क्षतिग्रस्त होकर के टूट जाते हैं, तो अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वो जलमग्न हो जाता है। तब कहा जाता है कि भाई अब क्या हो गया है, बाढ़ आ गया है। ठीक है, बांध टूट गया है, तो बांध टूटेगा तो बाढ़ आइबे ना करेगा जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बाढ़ से होने वाली हानि को बताना है। कि बाढ़ अगर आता है, ये लॉजिकल है, ये इसको याद नहीं करना है, इसको केवल ध्यान से सुनना है। ठीक ना, आपके जीवन में ये घटना घटता है और वही जाकर परीक्षा में लिखना है। बाढ़ से होने वाला हानि क्या होता है। तो बाढ़ से आने वाला जो हानि होता है वो क्या होता है, जैसे बाढ़ आता है तो क्या होता है, बाढ़ वाले क्षेत्र के जो सभी सड़क होती हैं वो टूट जाते हैं। जो सड़क होते हैं, उत्तर बिहार की जो सड़कें हमेशा टूटती रहती है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, यातायात की सुविधा में कमी हो जाती है ना जी। और इसके अलावा और उस क्षेत्र में क्या होते हैं, फसल भी नष्ट हो जाते हैं। ये लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा कि बहुत से घर टूट जाता है। ठीक है, बहुत लोग जो है घर से बेघर हो जाते हैं, तथा जल से ज़्यादा जो है क्या होते हैं, जल अगर ज़्यादा दिन तक रुक गया, रुकने से उसमें अनेक प्रकार के जीव भी क्या होते हैं, मर कर सड़ने लगते हैं, सड़कर मरने लगते हैं, और जिसके कारण हैजा नामक बीमारी, महामारी सब आने की समस्या बनी रहती है, और आती भी है, पहले बहुत ज़्यादा आती थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखा जाएगा कि बताइए आप जो है कि अगर बाढ़ से सुरक्षा करना है तो बाढ़ से सुरक्षा हेतु, ठीक ना, अपनी जो सावधानी है उसको लिखना है। कि बाढ़ से कैसे बचना है उसके बारे में देखिएगा, बाढ़ से कैसे बचना है उसके बारे में ध्यान दीजिए। जैसे अगर बाढ़ आता है तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या कह रहा है कि जब बहुत से घर टूट जाते हैं, ये तो आपको पता ही होता है, और
का अधिक दिन रुकता है तो जलमग्न हो जाता है वहाँ का जो क्षेत्र होता है, और उसमें का जो जीव होते हैं मर जाते हैं। तो ये जो है आपको पता ही है कि क्या आज की बाढ़ की स्थिति कैसी होती है। और हम लोग आज जानेंगे कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली जो नीति होना चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, बाढ़ से बचने तथा सुरक्षा हेतु अनेक सावधानी को अपनाना चाहिए, और कौन सी सावधानी उसको लिखना है। पहला लिखना है, मकान की जो नींव है उस सीमेंट और कंक्रीट का होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हमेशा निवास स्थान बनाना चाहिए कि जहाँ पर बाढ़ पहुँच ना पाए। तो यही ना उपाय है जी, जहाँ बाढ़ ना हो तो वहाँ हम लोग को क्या करना चाहिए, घर बनाना चाहिए। और बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्र जो होते हैं, जो बाढ़ग्रस्त वाले क्षेत्र होते हैं का उन्हें पहले से जानकारी प्राप्त होना चाहिए, कि जानकारी होना चाहिए भाई कि मकान का निर्माण नदी के किनारे तथा नदी के सक्रिय ढालों पर नहीं करना। सक्रिय ढाल का मतलब होता है जहाँ पर दलदल, जहाँ धंसने की आवश्यकता होती है, जहाँ जो है सुनामी का जो अंश वहाँ तक पहुँच जाता है, उस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक ना। तो उस क्षेत्र से बच करके जो है घर बनाना चाहिए, यही आपके पास ऑप्शन बचता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है क्या है, देखिएगा, कहता है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। बाढ़ का नियंत्रण कैसे करना है। तो देखिएगा, नदी तालाब आदि के बांधों को क्या करेंगे, हम लोग ऊंचा कर देंगे। जैसे हम लोग गाँव में मेड़ी बांधते हैं नदी, खेत का मेड़ी, तो खेत का मेड़ी जितना ही मोटा बांधेंगे उतना ही पानी ज़्यादा अड़ेगा। तो ये कह रहा है कि बांध को क्या करना चाहिए, सफाई करवा दीजिए, उसका बांध बनवा दीजिए, मजबूत करवा दीजिए। नदी तालाब आदि के बांध को ऊंचा कर दीजिए ना जी। नदी के सक्रिय ढलान को क्या करिए, घास लगा दीजिए, पेड़ पौधा लगा दीजिए, ताकि मजबूत मिट्टी पकड़ के रखेगा। तो जो है माटी का कटाव कम होगा, जिसके कारण क्या होगा जी, माटी का कटाव कम होगा तो बाढ़ कम नहीं टूटेगा माटी। तो जब माटी नहीं टूटेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। नदी के किनारे बांधों पर क्या लगाना चाहिए, अनेक प्रकार के घास लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए ना जी। पेड़ पौधे लगा करके जो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। यही कारण है कि बाबू देखिएगा ध्यान से, जहाँ पर नाला होता है उसके अगल 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 मतलब आरी आरी जो है पेड़ वृक्ष लगा होता है, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षा में कि सूखे की स्थिति कब आती है जी। तो सूखे की स्थिति जब देखिएगा वर्षा के भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होता है। और सुखाड़ की जो स्थिति होती है वो कैसे आती है, जो मिट्टी में नमी की कमी की मात्रा, नमी की मात्रा जो होती है औसतन कम हो जाती है। जब माटी में नमी नहीं रहेगा तो सुखाड़ उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सुखाड़ के लिए बताइए कि कौन कौन जिम्मेवार है, कौन कौन कारक है। तो सुखाड़ की जिम्मेवार कौन है, देखिए जनसंख्या वृद्धि। पहला जनसंख्या वृद्धि सुखाड़ के मैंने निम्न कारण जो में एक जनसंख्या कैसे है, देखिएगा जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है। माने ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा कल चलेगा, तो जो भूमि का स्तर है, लेवल है पानी का, वो भूमिगत जो जल का लेवल है वो नीचे हो रहा है ना जी। जो सुखाड़ की समस्या क्या कर रही है, उत्पन्न कर रही है, ठीक है। अगला लिखिएगा वृक्ष का दोहन। वृक्ष का दोहन का मतलब होता है कि अनाधुन वृक्ष की कटाई हो रही है, और जब अनाधुन वृक्ष की कटाई होगी तो बारिश का तो ठीक है ना, समझ रहे ना। अत्यधिक मात्रा में वृक्ष की दोहन माने कटाई के कारण पर्यावरण असंतुलित, जिससे संतुलित जो है कहते हैं ना, वो दिन प्रतिदिन का हो रहा है, बिगड़ते जा रहा है, माने असंतुलित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप समय समय से वर्षा नहीं होती है और सुखाड़ की स्थिति जो है उत्पन्न होने लगती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सुखाड़ से बचने के तरीके। अच्छा, सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं। तो यही होता है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, और यही होता है आपदा प्रबंधन, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना, जो क्वेश्चन आएगा ना आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हो। यही पूछेगा ना कि सुखाड़ बाढ़ क्या है, देखिएगा सुखाड़ से देखिए कहता है नहर तालाब कुआं पानी, जानी पाइन हो पाइपलाइन आदि का विकास जरूरी है। पाइपलाइन का विकास क्या होना चाहिए, पाइपलाइन लिखिएगा जरूरी है उसका, माने पानी का निकास करवाने के लिए, पानी को लाने के लिए, ठीक है ना। सुखाड़ से बचने के लिए सुखाड़ क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, वर्षा जल संग्रह करना चाहिए, ठीक है। आपसे बोले ना कि वर्षा जल संग्रह की आवश्यकता होती है, वर्षा जल संग्रह करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, देखिएगा उसके द्वारा जो क्या होगा, तालाब गड्ढा क्या करेंगे हम लोग, बन के भरेंगे, चाहे छत पर जो है जल होता है ना, तो छत पर के जल को रोक लेंगे, ठीक है। तथा उसका उपयोग जो सूखे के दिनों में हम लोग करेंगे, मैंने पानी को स्टोर करना है। अब पानी को स्टोर करने के बाद आप क्या कीजिएगा, पानी को स्टोर करके उसको जब सूखा का स्थिति आ जाएगा, जब भीषण गर्मी पड़ेगी, तो उसी पानी को आप रिफाइन करके पीजिएगा, कपड़ा धोइएगा, जो भी करना होगा आपका काम, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग अभी इकाई 3 के प्रश्न उत्तर को ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भूकंप के केंद्र, ध्यान देने वाली बात यह है कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच स्पष्ट अंतर क्या होता है। देखिएगा भूकंप का केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इस बात को। भूपटल के नीचे का
वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप लगे, भनक लगे, भूतपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे हम लोग भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है ना जी, जहाँ से कंपन स्थल का होता है प्रारंभ होता है, जहाँ से उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं भूकंप केंद्र। ठीक है, अब आइए, जबकि भूपटल पे वे केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग का, जहाँ भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है तो उसको ही अधिकेंद्र बोलते हैं। जहाँ पर अनुभव किया जाएगा, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ पर भूकंप आ गया तो ये अधिकेंद्र है, यहाँ अनुभव कर दिया गया कि यहाँ पर पहली बार अनुभव, तो उसको बोलेंगे भूकंप का कौची, बोल बाबू, भूकंप का केंद्र। ठीक है ना, बुझा गया, केंद्र अधिकेंद्र, केंद्र माने जहाँ खड़ा होगा वो होगा अधिकेंद्र, और जहाँ पहले बुझाएगा, बुझ रहा है ना। चल आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भूकंपीय तरंगों का नाम बताइए। तो देखिएगा, प्रमुख भूकंप क्या होता है कि भूकंप के समय उठने वाले कंपन को ही हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं। जब जब भूकंप आता है तब तक कंपन होता है, और यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में है कि प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग, जिसको हम लोग दीर्घ तरंग कहते हैं। अब देखो, प्राथमिक को पी तरंग कहते हैं, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्राथमिक को पी तरंग कहते हैं, द्वितीय को एस तरंग कहते हैं, और दीर्घ को क्या कहते हैं, एल तरंग कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, देखिएगा, भूकंपीय तरंग 3 तरह का होता है। पहला पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक, और ये क्या है, माने प्राइमरी पी तरंग, सेकेंडरी एस तरंग, और लार्ज मतलब बड़ा दीर्घ तरंग एल। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर। तो भूकंप आपको बता दें कि किस पे होता है, भूकंप और सुनामी में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भूकंप मतलब क्या होता है, जो जमीन पर हो। देखो, पृथ्वी के क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, पृथ्वी के सतह पर कंपन होने वाले को हम लोग भूकंप कहते हैं, जबकि समुद्र में कंपन जब होता है तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। पृथ्वी पर कंपन होगा तो भूकंप आ जाएगा, और समुद्र में कंपन होगा तो सुनामी आ जाएगा। सौ से समुद्र, ठीक है ना, समुद्र में सुनामी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वही बात यहाँ भी लिखा गया है कि जो भूकंप का जो प्रभाव होता है वो धरातल पर, धरती पर देखने को मिलता है, जबकि सुनामी का समुद्र में मिलता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सुनामी से बचने के लिए बताइए 3 तरीका। तो ध्यान दीजिएगा, सुनामी से बचने के लिए 3 तरीके कौन कौन आपके लिए सबसे बढ़िया हो सकता है। देखिए, सुनामी से बचने के लिए जो है प्रमुख उपाय होता है, पहला होता है कंक्रीट तटबंध का निर्माण करवाना, बढ़िया से क्वालिटी वाला जो है बांध बनवाना। तटबंध के किनारे मैग्रो का ये जो पेड़ होता है बहुत मजबूत होता है, और जैसी वनस्पतियों को संघन रूप में लगाना, मतलब ये मिट्टी को पकड़ करके बहुत जबरदस्त रखता है। ठीक है ना, अगला जो है तीसरा जो देखिए क्या कर सकते हैं आप, सुनामी वाले क्षेत्र में समुद्र से कम 200 किलोमीटर जो है आपको घर दूर बनवाना चाहिए। जहाँ सुनामी आने की शंका होती है वहाँ से 200 किलोमीटर आप दूर घर बनवाइएगा तो आप सुरक्षित रह पाइएगा, अन्यथा सुनामी आपको ले डूबेगा, ना तो भूकंप तो आपको ले ही जाएगा। ठीक है, अब हम जो आगे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं। अब जीवन रक्षक क्या होता है, किसी को बचाना। आपदा के समय होने वाले घटनाओं के तुरंत निजात पाने के लिए, कोई आपदा घट गया, कोई घटना घट गया और उसका तुरंत निजात करना है, जो आवश्यक प्रबंध किया जाता है उसे ही जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई घटना घटा और तुरंत हम उसका ट्रीटमेंट करवा दिए। अगला देखिए, आपदा के दौरान कह रहा है कि आपदा के दौरान हाथ पैर जल जाने पर पहले जले हुए भाग पर ठंडा जो है पानी डाल देना चाहिए, बर्फ से उसको क्या करना चाहिए, सहलाना चाहिए। आकस्मिक है, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो है क्वेश्चन है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले जो आकस्मिक, अगर एक बाइक बाढ़ आ गया तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। तो बाढ़ के आते ही जन माल मवेशी पर क्या करेंगे, भारी संकट आ जाता है, अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना होता है। तो बाढ़ कैसे रुकेगा, तो देखिएगा कह रहा है कि लोगों से बचना है भाई। चलिए देखिएगा ध्यान से, अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ को रोकना नहीं, माने पहले आप बाढ़ को रोकिए नहीं, बल्कि बाढ़ से लोगों से बचाइए। और इस स्थिति में जो है क्या होता है, नाव होता है ना, नाव, ठीक है, तैरने वाले व्यक्तियों द्वारा सबसे पहले जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो उन लोगों को आप
तो उन लोगों का दायित्व बन जाता है कि पशुओं को सुरक्षित पहुंचा दे, लोगों को सुरक्षित पहुंचा दे ना, जिसको पौड़ने आता है, तैरने आता है, उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देना चाहिए तथा उसके बाद उनके भोजन का भी प्रबंध करने का व्यवस्था करना चाहिए संभवतः जितना हो सके। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप और सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या होना चाहिए। तो देखिए, भूकंप और सुनामी जब आ जाए तो आपको 3 चीज का ध्यान रखना होगा। पहले, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में पहुंचाना, और दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या करना है, वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी तक दबे हुए हैं, और अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों को क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, कितने लोग हैं, कितने लोग गए, जानवर को सुरक्षित स्थान पर दफना देना तथा उनकी अंतिम संस्कार जो है ऋषि मुनि जो परंपरा होता है, रीति रिवाज, उसके अनुसार कर देना। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगर आग लगने की स्थिति हो, अब आग लगने का स्थिति हो तो कैसा करना चाहिए। देखो, आग लगने की स्थिति में प्रमुख रूप से 3 कार्य करना चाहिए। आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए, और घायल को तत्काल जो है प्राथमिक उसका उपचार करना चाहिए और अस्पताल उसको पहुंचा देना चाहिए। तथा प्राथमिक उपचार में क्या होना चाहिए कि ठंडा पानी को डाल करके बर्फ को सहलाना चाहिए। ये सब आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये सब उपचार करना चाहिए। और अगला जो है, अगले लिख सकते हैं कि आग के फैलाव को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आग के फैलाव को रोकने के लिए आपको जो कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आग को रोकने के लिए जिसके लिए नज़दीक में क्या होना, उपलब्ध बालू, मिट्टी, ऊपर आदि जो भी फेंकना है जिससे मैंने आग को बुझाया जा सके, मिट्टी क्या कर रहे हैं, तालाब हो या फिर जो भी हो, तो उसको फेंक करके बुझा देना चाहिए। और अग्निशामक का अगर हो सके तो अग्निशामक को हो तो जिसके पास अग्निफायर जो होता है, गाड़ी को बुलवा दीजिए। ये सब काम जो है करवाना चाहिए। ठीक ना। अगला है 5 पार्ट में कि आपदा काल में वैकल्पिक जो विकल्प हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे हम लोग। हम आराम से हम लोग पढ़ लेंगे एकदम शॉर्टकट में। सामान्य संचार व्यवस्था जो है अनुबाधित हो रहा है, केबल का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सर्वाधिक अभी टेलीफोन चल रहा है, रेडियो था। ठीक है ना। अगला देखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट जिसको कहते हैं, तो दूरदर्शन के लिए है। मौसम विभाग के लिए भी इसको लिख सकते हैं, मौसम विभाग के लिए। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय बताइए। भूकंप के प्रभाव को, भवनों को आयताकार होना चाहिए। भूकंप का प्रभाव, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी है कि भवनों को कैसा होना चाहिए, आकार, आकार नहीं आयताकार। ठीक है, आयताकार होना चाहिए। और भवनों को जो है नक्शा मतलब उसका डायग्राम खींचना चाहिए और उसके अनुसार आपको घर बनवाना होगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि भवनों को जो है आयताकार होना चाहिए। लंबी दीवारों का सहारा देने के लिए ईंट का, पत्थर का, ठीक है ना, ईंट का या पत्थर का जो कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। कॉलम देना चाहिए जो आजकल बन रहा है। और नींव को जो है मजबूत और भूकंप अवरोधी माने उस रोक सके उस तरह से बनाना चाहिए। भूकंपग्रस्त इलाकों में जो भवनों का आकार जो होता है वो कैसा होता है, टी आकार का होता है। कैसा होता है जी, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो भूकंपग्रस्त इलाकों में भवनों का आकार टी आकार का होता है, TLU तथा X आकार के होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला लिखिएगा, सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण, माने सुनामी वाले क्षेत्र में कैसे घर बनाना चाहिए। तो सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुनामी क्षेत्रों में घर का निर्माण, गृह का निर्माण ऊंचे स्थान पर कैसे होना चाहिए, ध्यान, कम से कम 200 मीटर दूर बनाना चाहिए। ठीक है ना, 200 मीटर दूर बनाना चाहिए। उन क्षेत्रों में ऐसे भवन का निर्माण करना चाहिए जो भूकंप और सुनामी लहरों को क्या कर सके, कर सके, ये नहीं कि बढ़ा सके। अगला जो सुनामी संभावित क्षेत्रों में घरों का निर्माण एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। अगला जो है, सुखाड़ में मिट्टी की जो नमी की मात्रा होती है ये नहीं पूछने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हेमरोड, ये है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब आपको पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, हेमरोडियो के बारे में आप लिख लीजिएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना ये है कि अगर आप जो है आपदा में मात्र 20 मिनट का समय देते हो तो कुछ नहीं, याद नहीं कुछ करना है आपको। आपदा का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपदा में आपको कुछ पूछने वाला नहीं है। आपदा में आपको ये पूछेगा बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, अंतर क्या है, जितना पढ़ना था हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खास कर आगे कुछ है नहीं, आपसे आग पूछेगा, आग से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए जितना आपको काम माने मटेरियल जो चाहिए था, जो पढ़ने के व्यू से था, परीक्षा के दृष्टि से तो था, उससे ज़्यादा मैंने आपको विश्लेषण कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं आज इतना ही रहने तो 20 मिनट में आपको पूरा अपना जो है आपका आपदा प्रबंधन है, मतलब जो भी है आपको इसको समझ सकते हो। आराम से देखिएगा, ध्यान से इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। और टेंशन मत लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा जो आपके साथ घटना घटा है, बाढ़ आ गया तो क्या होगा, भूकंप है तो क्या है, ये सब बातें आपको पूछा जाएगा। इसका एक मतलब छत्ती भर रत्ती भर जो कहते हैं ना, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।